नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का अपने चैनल पर। मित्रों, आज एक नई पहल, नई शुरुआत होने जा रही है। बेहतरीन क्लास साबित होगी मित्रों, मैं आपसे वादा करता हूं। और आप सपोर्ट करोगे तो ये बेहतरीन क्लास साबित होगी। वो क्लास क्या है, किसके बारे में है? रीट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वह सॉल्व पेपर और प्रैक्टिस बुक साथ में होगी। और सॉल्व पेपर होंगे वो भी होंगे व्याख्या सहित, एक्सप्लेन सहित होंगे। बारी बारी से हम सारे पेपर देखेंगे। पहले देखेंगे रीट L1 वालों के, फिर रीट L2 वालों के पेपर देखेंगे। जो भी रीट आयोजित हुई है 2011 वाली, 2012, 2015, 2018, 2021 और 2022, इन सभी पेपर और इनके आंसर विथ एक्सप्लेन, और फिर अंत में प्रैक्टिस बुक, वो भी एक्सप्लेन सहित। तो ज़रूर आप इस क्लास से जुड़ जाइए, इस सीरीज़ से जुड़ जाइए। मित्रों, वादा करता हूँ ये बेहतरीन सीरीज़ साबित होगी। अगर आप सपोर्ट करोगे तो इसको आपको शेयर भी करना है, लाइक भी करना है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ये कोशिश करूँगा संपूर्ण पेपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हल करवाने के, और प्रैक्टिस जो आपके सेट है, यानी फरवरी जब तक एग्ज़ाम ना हो, पूर्ण फरवरी है, इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर चलेगी और इन प्रैक्टिस सेटों पर चलेगी, वो भी एक्सप्लेन सहित। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मित्रों हम देखेंगे विषय सूची। तो आप सभी को पता है, पाठ्यक्रम तो आपको देखना ही नहीं है, अब देख चुके होंगे लेवल 1 वालों के लिए। देखो मित्रों, किस प्रकार जो राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022, पहले वो पेपर देखेंगे। व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र देखेंगे, जो एग्ज़ाम आपके हुआ था 23 जुलाई 2022 को, शिफ्ट 1। फिर इसके बाद होगा 2021 वाला पेपर, जो 26 सितंबर 2021 को हुआ था। फिर हम देखेंगे 2017, 2015, 2012, 2011 के पेपर, यानी संपूर्ण पेपर। और उसके बाद प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन होने के बाद फिर प्रैक्टिस सेट देखेंगे 1, और इस प्रकार 5 प्रैक्टिस सेट देखेंगे। यह रीट L1 वालों के लिए। फिर उसके बाद साथ साथ में हम शुरू करेंगे L2 वालों के लिए भी। जो कॉमन पार्ट है वो तो L2 वाले भी यहाँ भी ज़रूर देखिएगा, जैसे CDP, हिंदी, संस्कृत, जो भी ये क्वेश्चन है शिक्षण विधियों के, तो ये आपको पूछे जाते हैं। तो ज़रूर जुड़े रहें इस क्लास से। फिर आगे आपके लिए भी L2 वालों के लिए भी प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन व्याख्या सहित हम देखेंगे अपने इस चैनल पर। तो आप जुड़ जाइए। लेवल 1 सिलेबस आपने देख लिया होगा, और कौन सी इकाई किस प्रकार कितने अंकों की है वो भी ध्यान रखना है। जैसे बाल विकास शिक्षा शास्त्र की इकाई 1 है, वो 6 अंकों की है। इकाई सेकंड भी 6 अंकों की है। इकाई थर्ड भी 6 अंकों की है। इकाई 4 भी 6 अंकों की है। इसके बाद जो समायोजन आपके इकाई 5 भी 6 अंकों की है, यानी 6-6 है। तो कुल 5 इकाई है, और ये 30 अंकों की है, 6-6 प्रत्येक तो बराबर है। फिर हिंदी इस प्रकार 5-5, हिंदी के इकाई 5 है तो 5-5 अंकों की होगी। फिर आपके 6 अंकों की है हिंदी, 5-5 अंकों की, 6 इकाइयों की है, 5 अंक होंगे। फिर सब्जेक्ट आपके हैं, लैंग्वेज भी है। तो ये संपूर्ण सिलेबस आप देख लो ज़रूर। गणित की इकाइयाँ कितने अंकों की है, पर्यावरण की कितने अंकों की है, इसको PDF टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी आपको। सबसे पहले राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, यानी रीट लेवल 1 जो परीक्षा 2022 को हुई, वो देखेंगे पेपर 2022 का, जो कक्षा 1 से 5 के लिए व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र होगा। एग्ज़ाम डेट है 23 जुलाई 2022, शिफ्ट 1 का ये एग्ज़ाम है। सबसे पहले जो खंड आपके 1 आता है, बाल विकास शिक्षा शास्त्र, यानी CDP के 30 क्वेश्चन देखेंगे। 30 अंकों के ये क्वेश्चन आते हैं, और वो भी एक्सप्लेन सहित देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। मित्रों, लाइक ज़रूर करना। आपका अगर इस क्लास में आपका सपोर्ट मिला मुझे, तो मैं आगे आपके लिए और क्लासों को लाने का प्रयास करूँगा, और ये संपूर्ण हम सीरीज़ करवाएंगे। मुझे मोटिवेशन मिलता है अगर आप लाइक करोगे, शेयर करोगे और जुड़ोगे अधिक से अधिक। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला सवाल है मित्रों, CDP का, बाल विकास शिक्षा शास्त्र का,
ये 2022 के पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। संपूर्ण पेपर हम देखेंगे। पहले CDP के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? ये सवाल पूछा गया था। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम यानी शिक्षा पर केंद्रित है पाठ्यक्रम, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है? टीचर है, चाइल्ड है, कंटेंट्स है या एनवायरनमेंट है? अध्यापक है, बच्चा है, विषय वस्तु है या वातावरण है? तो इसका सही आंसर बच्चा होगा, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान है, वो बाल केंद्रित है। बाल केंद्रित लाने का उनका काम था शिक्षा मनोविज्ञान का। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, चाइल्ड केंद्रित है वर्तमान में शिक्षा। अब देखो एक्सप्लेन देख लेते हैं, क्या एक्सप्लेन है। बेहतरीन एक्सप्लेन भी है साथ में। मित्रों, इस क्लास को सपोर्ट जरूर करना आपको, बस इस क्लास को आप आगे से आगे ले जाओ। आंसर बी होगा, बालकों की रुचि, प्रकृति और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर जो पाठ्यक्रम तैयार किए जाते हैं वह बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होते हैं। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में विषयों को महत्व न देकर बालकों को महत्व दिया जाता है। अब बाल केंद्रित पाठ्यक्रम की विशेषताएं क्या हैं? बाल केंद्रित पाठ्यक्रम की विशेषताएं, यह पाठ्यक्रम बच्चों की रुचियों, ज़रूरतों, क्षमताओं, आयु, ग्रेड और जीवन के इर्द गिर्द घूमता है ये पाठ्यक्रम। और इसमें बच्चे को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र माना जाता है। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम बच्चों को अपना स्वयं के सीखने को निर्देशित करने की अनुमति देता है और शिक्षकों द्वारा नियोजित और बच्चों द्वारा संचालित गतिविधियां केवल पाठ्य पुस्तक न होकर बच्चों के लिए सीखने का माध्यम बन जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था और उसका उतना ही बेहतरीन एक्सप्लेन। सेकेंड क्वेश्चन, रीट 2022 का पेपर हम देख रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम देखेंगे बारी बारी से, जो भी विगत वर्षों के आयोजित हो चुके पेपर है एक्सप्लेन सहित, और फिर बाद में प्रैक्टिस, और इसके बाद साथ साथ में रीट लेवल 2 वालों के लिए भी हम इसी प्रकार क्लासें लेकर आएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, बार बार बच्चों को सज़ा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? देखो, बार बार बच्चों को सज़ा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना ये क्या दर्शाता है? उनकी बाहरी प्रेरणा को कम करता है, उनकी आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है, या बच्चों को लक्ष्य प्रदर्शन की बजाय महारत हासिल करने के प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, या बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है? तो देखो, इनाम दोगे तो फिर आप क्या कर रहे हो? बच्चों की जो प्राकृतिक इंटरेस्ट होता है यानी आंतरिक अभिप्रेरणा होता है, वो आप उसकी जिज्ञासा को आप कम करते हो। बार बार बच्चों को सज़ा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये एक्सप्लेन भी है और बेहतरीन ये क्वेश्चन पूछा गया। व्यवहार आधारित मित्रों क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, देख लो आप। 2022 में किस प्रकार सवाल आए हैं, इसलिए रटने पर महत्व कम देना, आपको भी सीखने पर ज़्यादा महत्व देना है साइकोलॉजी को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखो एक्सप्लेन इसका बाकी रह गया। बच्चों में जिज्ञासा को प्रोत्साहित करने के लिए सुझाव है कुछ, क्या सुझाव है? एक अच्छे रोल मॉडल बने, अपने बच्चे की रुचि को भी प्रोत्साहित करें, अपने बच्चे को जिज्ञासा उपकरण दें, अपने बच्चे को गलतियां करने दें और खेलने के लिए मुक्त अंत सामग्री दें। अब तीसरा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है। अगला सवाल मित्रों, RTE अधिनियम 2009 यानी RTE एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम के निर्धारित घंटे कितने हैं? बेहतरीन क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों। रिपीट होने की संभावना 45 आवर्स, कितना है? 45 घंटे। RTE अधिनियम 2009 क्या कहता है कि एक शिक्षक एक सप्ताह में तैयार किए घंटों सहित शिक्षण में न्यूनतम 45 घंटे व्यतीत करेगा और निजी शिक्षण के अभ्यास से वो प्रतिबंधित होगा, यानी निजी शिक्षण टीचर नहीं करवा पाएगा। इसके अलावा तैयारी के घंटों सहित शिक्षण में न्यूनतम 45 घंटे उसको सप्ताह में करने चाहिए, 45 घंटे काम करना होगा। बेहतरीन ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट चौथा सवाल है, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? क्या सवाल है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चौथा। उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न, हम कई बार इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, अभिक्षमता। उत्तम परीक्षण की अभिक्षमता नहीं होती है, एप्टीट्यूड है, वो उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन डी आएगा। रियलिबिलिटी, वैलिडिटी,
ऑब्जेक्टिविटी, ये तीनों गुण हैं। इसके अलावा स्पेसिफिसिटी यानी स्पष्टता भी है, स्पेसिफाई है भी, स्पष्टता भी गुण होगा। देखिए मित्रों, पहला विश्वसनीयता क्या होती है इसकी परिभाषा देख लो। एक उत्तम परीक्षण की ये गुण है, विश्वसनीयता होनी चाहिए, रिलेबिलिटी। इसका तात्पर्य व्यवहार में सटीकता और स्थिरता से है। व्यवहार में सटीकता और स्थिरता। एक विश्वसनीय परीक्षण को जनसंख्या के एक ही नमूने पर 2 बार लागू करने पर अनिवार्यतः 1 ही अंक देना चाहिए। विश्वसनीयता वो है। विश्वसनीयता क्या है, जैसे एक बच्चे ने एक कॉपी पे आंसर लिखा, एक टीचर ने उसको 10 नंबर दिए, फिर वही कॉपी दूसरा टीचर जांच करता है तो भी 10 नंबर आते हैं, यानी कि नंबरों में कोई भिन्नता नहीं, एक ही अंक, समान अंक आना, वो विश्वसनीयता है। यानी सटीकता और स्थिरता होनी चाहिए। वैधता क्या है, वैलिडिटी क्या है, किसी परीक्षण को वैध तब कहा जाता है जब वह वास्तव में वही मापता है जिसे मापन की अपेक्षा की जाती है। यानी आपने कोई परीक्षण तैयार किया है तो वो परीक्षण जिस बच्चे के आपने जिस गुण को चेक करने के लिए ही आपने वो बनाया है और वही उसी प्रकार का है तो वो वैधता होगा, यानी वैलिडिटी होगी। उनके लिए ही वो बनाया गया है जिससे वो मापने की अपेक्षा हो, यानी वास्तव में वही मापना। यानी आपने एक पाठ के क्वेश्चन उनको याद करने को कहा और फिर दूसरे दिन उसका आपने एक छोटा सा टेस्ट लिया और टेस्ट में आपने वहीं अगर क्वेश्चन दे रखे हैं जो वे बच्चे पढ़ कर आए हैं एक पाठ के, तो फिर वो वैलिडिटी हो गई, तो फिर वो वैधता हो गई। यानी आपको जिस पाठ को आपको बच्चों से तैयार करवाना था कि ये पाठ तैयार करके आओ, अगर आप क्वेश्चन वहीं से देते हो और वहीं फिर बच्चे आंसर देते हैं उसी पाठ से, तो फिर वो वैलिडिटी है। यानी जो आप मापने जा रहे हो वही मापने की अपेक्षा भी हो रही है, तो वो वैलिडिटी। तीसरा वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिविटी, ये क्या होता है, जब हर स्थिति में प्रश्न का संभावित उत्तर एक ही हो वो वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन कहलाएगा। यानी उत्तरों में कोई भिन्नता ही नहीं होगी। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, तो उसमें प्रश्नों का उत्तर एक ही हो, अलग अलग हो ही नहीं सकता, तो वो वस्तुनिष्ठता होगी। इस प्रकार अभिक्षमता एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है क्योंकि ये निश्चित प्रकार के कार्य को कर सकने की क्षमता या योग्यता से संबंधित है, तो इसलिए भिन्न हो गया। 5वां क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ इवैल्यूएशन इज, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, ये सवाल है। तो मूल्यांकन का उद्देश्य किस प्रकार का होना चाहिए, क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन डी है। मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए मित्रों प्रतिपुष्टि प्रदान करना, जहाँ उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहाँ तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहें, तो ये मूल्यांकन का उद्देश्य है। सबसे इम्पोर्टेंट इनमें से यही है, मूल्यांकन का उद्देश्य उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहाँ तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे हैं। नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन, मित्रों अप्लाई क्वेश्चन आ रहे हैं, सब कुछ रटे रटाए पद्धति पर नहीं है, ये सवाल आपको समझना होगा इनको, इनके आंसर देने में। थ्योरी आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं तो इन आंसर को आप आसानी से दे पाओगे। आगे सवाल है, एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र, एक चिंतनशील शिक्षक है और कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र व्याख्यान सुन सके, कक्षा कक्ष में शिक्षक के व्याख्यान के नोट्स ले सकें, कक्षा कक्ष में अनुशासन बनाए रखें, या छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। तो मित्रों सबसे जो आपको बेस्ट आंसर लगता है पॉजिटिविटी के साथ वही आंसर करना है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले, इसलिए एक चिंतनशील शिक्षक क्या करेगा, कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करेगा जो दोनों में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिलेगा। अब देखो एक्सप्लेन देखते हैं इस क्वेश्चन का। जो चिंतनशील शिक्षण होता है उससे छात्रों की समस्याओं का समाधान निकलता है। चिंतनशील शिक्षण से शिक्षक खुद को बेहतर बना सकता है और ज़्यादा आकर्षक और प्रभावी शिक्षक बन सकता है। और चिंतनशील अभ्यास से छात्र नवोन्मेषी, आत्मविश्वासी, संलग्न और जिम्मेदार बनते हैं। नेक्स्ट 7वां सवाल, एक्शन रिसर्च मीन्स, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या होगा, एक शोध जिससे तत्काल समस्या को हल किया जा सके, क्रियात्मक अनुसंधान है। एक शोध होगा, ए रिसर्च इंटेंडेड टू सॉल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम, तत्काल समस्या को हल करना है, वो क्रियात्मक अनुसंधान है। अब क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ एक्सप्लेन सही देख लेते हैं।
मित्रों हम संपूर्ण 2022 पेपर देखेंगे पहले, फिर जो भी गत वर्ष के रीट आयोजित हो चुके पेपर है वो भी देखेंगे। एक्सप्लेन सही देख रहे हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है एक शोध जिससे तत्काल समस्या को हल किया जा सके। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है सैद्धांतिक ज्ञान के आधार पर व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये उद्देश्य है। अब गुड एनएफ के अनुसार क्या है कि शिक्षकों, पर्यवेक्षकों और प्रशासकों द्वारा अपने निर्णयों और क्रियाओं की गुणवत्ता में सुधार हेतु किया जाने वाला अनुसंधान ही क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। मित्रों इसमें आपको एक ध्यान रखना, इसमें नए ज्ञान की खोज नहीं होती, ध्यान रखना इसमें नए ज्ञान की खोज नहीं होगी। इसमें विद्यालय संबंधित सुधार होते हैं और वो भी विद्यालय के शिक्षक करते हैं, पर्यवेक्षक, प्रशासक करते हैं, इसमें बाकी के लोग नहीं करते हैं। और इसका क्षेत्र है वो सीमित होता है, विद्यालय स्तर तक ही होता है। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द रोल ऑफ ए टीचर हैज टू बी। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, किस प्रकार की होनी चाहिए? अनुमोदक की, सुविधादाता की, आधिकारिक की, तानाशाह की। मित्रों सबसे पॉजिटिव सुविधादाता इसमें नज़र आ रहा है, यानी फैसिलिटेटर की भूमिका होनी चाहिए, एनसीएफ 2005 कहता है। ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जहां बच्चे स्वयं अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास कर सके और ज्ञान का अर्थ बना सके, तथा शिक्षक को एक मार्गदर्शक और प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए जो छात्रों के ज्ञान प्राप्त करने और समझ विकसित करने में सहायता करता है। फिर 9वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विकास रिक्त स्थान से रिक्त स्थान की ओर बढ़ता है, विकास का सिद्धांत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। डेवलपमेंट प्रोसेस्ड फ्रॉम टू फ्रॉम, सामान्य विशिष्ट, जटिल कठिन, विशिष्ट सामान्य, साधारण से आसान। मित्रों विकास हमेशा जनरल से स्पेसिफिक की ओर बढ़ेगा, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर जो सिद्धांत है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। बहुत ही बेहतरीन ये क्वेश्चन मित्रों। विकास की विशेषताएं देख लो आप, ये सिद्धांत है संपूर्ण। सबसे पहला विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यानी निरंतरता का सिद्धांत। सेकंड कथन है विकास के बारे में, विकास की विशेषता है कि विकास व्यवस्थित क्रमबद्ध प्रक्रिया है, यानी सामान्य से विशेष की ओर बढ़ेगी, व्यवस्थित बढ़ेगी, क्रमबद्धता का सिद्धांत। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये ध्यान रखना है, जनरल से स्पेसिफिक। फिर चौथा है विकास में परिपक्वता और अधिगम महत्वपूर्ण होता है, दोनों की जरूरत होगी। विकास में परिपक्वता नहीं है तो विकास होने में कठिनाई महसूस हो सकती है, तो परिपक्वता भी सहायक है और अधिगम भी विकास में सहायक होगा। आगे विकास एकीकृत प्रक्रिया है, विकास सबको साथ में लेकर चलने वाली प्रक्रिया है, एकीकृत प्रक्रिया है। विकास एक संचयी प्रक्रिया है, विकास एक भंडार है जो सभी को समाहित करता, अपने अंदर ग्रहण करता है, संचयी प्रक्रिया है। फिर 7वां विकास एक अंतःक्रम प्रक्रिया है, विकास एक संचयी यानी मेमोरी कृत प्रक्रिया है, विकास में सब कुछ इकट्ठा होता जाता है। विकास एक अंतःक्रम प्रक्रिया है, विकास अंतर संबंधित प्रक्रिया है, सभी एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं, विकास के बहुत सारे पहलू होते हैं वो। और फिर विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार का होता है, ध्यान रखना, क्योंकि मात्रात्मक में वृद्धि आ जाती है, अभिवृद्धि, और गुणात्मक में बहुत सारे गुण आ जाते हैं, जो मानसिक रूप से हो, संज्ञात्मक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, तो सब कुछ अभिवृद्धि केवल शारीरिक रूप से होती है। तो विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार का होगा। विकास की एक निश्चित दिशा और एक निश्चित कर्म होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी विकास की दिशा का सिद्धांत और विकास का कर्म का सिद्धांत। तो ये विकास की विशेषताएं देखी। आगे 10वां क्वेश्चन है, दोस्तों सवाल है निम्न विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान करना है। एक तरफ विकास के सिद्धांत है, उन विकास के सिद्धांतों को डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रिंसिपल यानी मिलान करना है। जैसे समीप, दूराभिमुख दिशा, इसको क्या कहेंगे? छोटा करना पड़ेगा मित्रों, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। दिखेगा कम, इसलिए यहाँ से सही दिखेगा आंसर के रूप में ही आप देख लो, यहाँ मिलान किया हुआ है। समीप दूराभिमुख दिशा का मतलब होता है शरीर के केंद्र से बाहर की ओर वृद्धि हो गई, यानी समीप। फिर दूराभिमुख दिशा, यानी पहले शरीर के नज़दीक वाले हिस्से विकसित होंगे, फिर वो बाहर की ओर जाएंगे, वो समीप दूराभिमुख दिशा सिद्धांत कहेंगे।
सिर पदाभिमुख दिशा यानी सिर से पैर की ओर का क्रम होगा। सबसे पहले सिर का विकास होता है, आपने देखा होगा गर्भ में भी, फिर पैरों की ओर विकास जाएगा यानी सिर पदाभिमुख दिशा। अंतर्व्यक्तिक भिन्नताएं यानी विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। अंतर्व्यक्तिक भिन्नताएं यानी सभी बच्चों में अलग अलग बच्चे हैं तो अलग अलग भिन्नताएं होगी उनमें। अंतराव्यक्तिक भिन्नताएं, किसी एक बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न हो सकती है, वो अंतराव्यक्तिक भिन्नताएं कहेंगे उसको। एक बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न हो सकती है। यानी कोई बच्चा है ठीक ना रह गया, यानी शारीरिक रूप से विकास का एक क्षेत्र हो गया मान लो, तो दूसरा बच्चा है वो बहुत लंबा हो गया, तो वो एक विकास के क्षेत्र में उसकी गति है वो दूसरे से भिन्न है, इस प्रकार तो वो अंतराव्यक्तिक भिन्नताएं कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा मित्रों आगे का। प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्न में से किससे संबंधित है? प्रकृति और पोषण विवाद का संबंध होगा वो होगा आनुवंशिकी और वातावरण से, जेनेटिक और एनवायरनमेंट। प्रकृति कहेंगे आनुवंशिकी को, पोषण कहेंगे एनवायरनमेंट को, वातावरण को। तो ये क्वेश्चन बेहतरीन है, समझ आता है रीति सवाल है, इनके परिभाषित शब्द कह दिए इन्होंने। जो CTET में इस प्रकार के सवाल ज़्यादा देखने को मिलते हैं। प्रकृति और पोषण विवाद आनुवंशिकी और वातावरण से संबंधित है। प्रकृति से तात्पर्य है कि आनुवंशिकी किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित करती है, जबकि पोषण से तात्पर्य है कि उनका वातावरण संबंधों और अनुभवों सहित उनके विकास को कैसे प्रभावित करता है। तो वो है प्रकृति और पोषण विवाद। आपको आसानी से समझ में आ गया होगा ये सवाल। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथ्य कौन से हैं? इनमें से कौन सा है? ये समझना जरूर नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, तो ये असत्य कथन दिख रहा है। पहले ही एकीकृत पूर्ण के जब बच्चा एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है, विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है और विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया। अच्छा, ऑप्शन दिए रहे, इनमें से कौन कौन से असत्य है उस प्रकार से आपको बताना है। बारहवें का ऑप्शन डी है, ओनली केवल ए ही, जी केवल ए ही असत्य है, बाकी कथन सारे सत्य हैं। ये समझना जरूरी नहीं, बिल्कुल समझना तो जरूरी होगा, इसलिए असत्य हो गया। बच्चा एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है, ये सही है। बच्चा एकीकृत यानी आपने सिद्धांत ऊपर पढ़ लिया कि विकास एकीकृत होता है, विकास सभी को साथ में लेकर चलने वाला है। फिर विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है, बिल्कुल। विकास के एक क्षेत्र में कोई बच्चा समस्याग्रस्त है तो दूसरों को भी वो प्रभावित करने की संभावना हो सकती है और विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है, एजुकेशनल प्रोसेस। बिल्कुल राइट ही है, बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन था। अब देख लीजिए डेवलपमेंट के बारे में एक्सप्लेन। विकास एक अनवरत व अनुक्रमिक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत किसी न किसी रूप में चलती रहती है, बिल्कुल। विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की भी संभावना होती है और बच्चा एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है। प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, जैसे एक बच्चा जल्दी बोलना शुरू कर सकता है और दूसरे को बोलने में अधिक समय भी लग सकता है। परिवर्तनशीलता की सीमा आनुवंशिकता और पर्यावरण जैसे कई कारकों पर निर्भर करती हैं, इसलिए ये समझना आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। ये कथन असत्य हो गया, क्योंकि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय तो ये समझना जरूरी होगा। 13वां क्वेश्चन है, रिक्त स्थान तब होता या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। क्या क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्रोथ, डेवलपमेंट, शारीरिक बदलाव, मानसिक परिवर्तन। यहाँ डेवलपमेंट आएगा ऑप्शन बी। विकास तब होता या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होंगे, तब विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। अप्लाई क्वेश्चन विकास की परिभाषा संबंधी यह अप्लाइड क्वेश्चन था। यहाँ होती दे करके आपको घुमराया, आप वृद्धि भी कर सकते हो, इसलिए इन्होंने बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है? अर्ली चाइल्डहुड की विशेषता कौन सी नहीं है? प्री गैंग एज, प्राक्टोली आयु, इमिटेटिव एज, अनुकरणीय आयु, या क्वेश्चनिंग एज, सवाल करने की आयु, या टॉय एज, खिलौना आयु। इन्होंने स्टार दे रखा है और
ये बोनस लाइक क्वेश्चन भी था आंसर में भी, इस पेपर में भी, क्योंकि बचपन की विशेषता नहीं, इसमें देखो ये बाल्यावस्था दे दिया है, अर्ली चाइल्डहुड ऐसा लिखा है। अब बाल्यावस्था की विशेषता देख लो। बाल्यावस्था की विशेषता है कि जीवन का ये अनोखा काल है, प्रारंभिक विद्यालय की आयु है, मूर्त और प्रत्यक्ष चिंतन की आयु है, मिथ्या परिपक्वता का काल कहते हैं बाल्यावस्था को, टोली दल समूह की अवस्था भी है, और वस्तु को संचित संग्रह करने की प्रवृत्ति है। आयोग ने इस प्रश्न के लिए समान अंक अथवा बोनस दिया है आयोग ने। देखो बचपन इसमें कह करके इन्होंने काफ़ी कुछ गड़बड़ किया है। बचपन में प्राग टोली आयु भी है, अनुकरणीय आयु भी है, सवाल करने की आयु है, खिलौना आयु भी है। तो ये शिशुअवस्था की सारी विशेषताएं लगभग हो गई है। शिशुअवस्था की विशेषताएं हो गई हैं सारी, बचपन की विशेषताएं ये कह रहा नहीं है, लेकिन ये सारी विशेषताएं है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। यह सिद्धांत किसने दिया? क्या बात है, क्या क्वेश्चन बना है। थॉमसन का कथन है ये, ऑप्शन डी आएगा। थॉमसन का जो सिद्धांत था, उस थॉमसन के सिद्धांत जो प्रतिदर्श का सिद्धांत था, यानी प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है, तो वो थॉमसन का प्रतिदर्श का सिद्धांत था, ये अधिगम का। तो वहाँ से ये सवाल उठाया गया है। मित्रों आपको बता दूं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना आगे के पेपर की तैयारी का आधा आप तैयारी कर ले तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के माध्यम से, PYQ के माध्यम से। और मित्रों देखो PY क्वेश्चन के साथ साथ मित्रों एक्सप्लेन व्याख्या सहित हम देख रहे हैं, तो मित्रों सोने पर सुहागा हो जाता है। तो आपके लिए ये सवाल देखना, इन क्वेश्चनों को देखना बेहतरीन, आपके ये मेरी ये जो पहल है, ये सीरीज़ है, आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी। मित्रों आप सपोर्ट ज़रूर करें। आप शेयर नहीं करते हो, लाइक भी नहीं करते हो, कमेंट भी नहीं करते हो, तो मित्रों मुझे थोड़ी हताशा होती है, निराशा होती है कि इतनी बेहतरीन क्लास पर आप बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हो। थॉमसन का प्रतिदर्श का सिद्धांत है, देखो प्रत्येक व्यक्ति का कार्य है वो निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। तो ये सिद्धांत थॉमसन ने दिया था। और मित्रों देखो आपको एक ध्यान रखना है, मेंटल एबिलिटीज एज ए मॉडल, द प्रिंसिपल वाइज गिवन बाई इस पर्सन वर्क इज ए रिफ्लेक्शन, इस शब्द को गौर करना, रिफ्लेक्शन प्रतिदर्श ऑफ क्रिएट एंड एबिलिटीज इन परफॉर्मिंग any particular task. A person selects some of his mental abilities as a model. तो this principle was given by थॉमसन, ये थॉमसन का कथन है। नेक्स्ट आगे सॉल्व क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है? प्रक्षेपी, प्रोजेक्टिव टेक्निक, प्रोजेक्टिव, प्रक्षेपी का मतलब प्रोजेक्टिव। निर्धारण मापनी, अवलोकन, साक्षात्कार, कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण यानी TAT, रेटिंग स्केल, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू या थेमेटिक एप्रोप्शन टेस्ट। तो ऑप्शन डी हो गया इसका, कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। ये प्रोजेक्ट कर रहा है, प्रक्षेप कर रहा है। देखिए आगे एक्सप्लेन, बेहतरीन एक्सप्लेन है। व्यक्तित्व मापन की दो प्रकार की विधियाँ हैं, कौन सी? एक तो प्रक्षेपी या प्रक्षेपण विधि, प्रोजेक्ट विधि, और दूसरी अप्रक्षेपी या अप्रक्षेपण विधि होती है। प्रक्षेपी विधि क्या होती है? इस विधि में व्यक्ति के सामने कुछ उद्दीपक परिस्थिति दी जाती है और उन्हीं के अनुसार व्यक्ति क्रिया करता है, वो प्रक्षेपी विधि होगा, यानी परिस्थिति अनुसार कार्य करना। प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत कौन से परीक्षण आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है मित्रों। एक्सप्लेन उतना ही शानदार है, बस आपको कुछ नहीं देखना इसमें, आपको ये थ्योरी और इसके अलावा ये संपूर्ण पेपर, बस फरवरी में यही देखो। आपने थ्योरियाँ बहुत पढ़ ली होगी साइकोलॉजी की, बस अब इस पेपर पर आ जाओ सभी को। और इस पेपरों को 2011, 12, 15 जो भी रीड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मेरे साथ आप जुड़ जाओ। बस ये क्वेश्चन देखो और ये थ्योरी देखो, एक्सप्लेन देखो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। यानी 30 का टारगेट है, वो संपूर्ण मेरे साथ जुड़ जाने से ये हो जाएगा आपका। प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत परीक्षण कौन से? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, TAT टेस्ट, यानी कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण आएगा।
इसके अलावा हरमन रोरसा का रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण आएगा। इसके अलावा बालकों का अंतर्बोध परीक्षण आएगा और शब्द शास्त्री परीक्षण आएगा। यह आएंगे प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत। अप्रक्षेपी विधि, इस विधि को 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भाग है अप्रक्षेपी विधि। कौन से? वस्तुनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ और मनोविश्लेषणात्मक, यह अप्रक्षेपी विधियों में आएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 16 देख चुके हैं हम जी। 17 क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? IQ ऑफ ए टैलेंटेड चाइल्ड इज, IQ कितनी होती है प्रतिभाशाली बालक की? IQ होती है 140। प्रतिभाशाली जो बालक है वो टर्मन के अनुसार 140 बुद्धि लब्धि वाला होगा। टर्मन के अनुसार एक बुद्धि लब्धि वर्गीकरण सारणी है इनकी, और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनने की संभावना बढ़ती है। 140 से अधिक है वो प्रतिभाशाली है। 120 से 140 IQ वाले प्रखर बुद्धि है। 110 से 120 तक उत्कृष्ट बुद्धि है। 90 से 110 तक सामान्य बुद्धि है। सामान्य बुद्धि 90 से 110। ज़्यादा सवाल यहाँ से आता है 80 से 90 तक मंद बुद्धि। मंद बुद्धि 80 से 90 तक टर्मन के अनुसार। 70 से 80 तक निर्बल बुद्धि है। 50 से 70 तक मूर्ख बुद्धि है। 25 से 50 तक मूड है, और 25 से नीचे है तो वो जड़ बुद्धि है। इस प्रकार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि 140 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि? स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि क्या कारण है? प्रत्येक छात्र को विशिष्ट महसूस करवाने हेतु, छात्रों के बीच के अंतर को कम करने हेतु सबसे पॉजिटिव आपको आंसर ढूंढना है। छात्रों एवं छात्राओं की क्षमता और प्रदर्शन को नहीं जानने के लिए ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। समझने के लिए छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं? तो सबसे सटीक आंसर व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि समझने के लिए छात्र सीखने में समर्थ है या असमर्थ क्यों हो रहे हैं। इसका ऑप्शन डी आएगा। बेहतरीन क्वेश्चन, इसका उतना ही हम देखेंगे एक्सप्लेन साथ में। देखो मित्रों, स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि समझने के लिए छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं का अभिप्राय है कि हर व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं अलग अलग होती हैं और इन अंतरों को समझने से छात्रों को बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। बेहतरीन क्वेश्चन था। 19वां सवाल है, 16 वर्ष की आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु कितने वर्ष होगी? 8, 14, 15, 12। देखो मित्रों, इसका ऑप्शन डी 12। एक सूत्र है बुद्धि लब्धि का, MA/CA × 100। MA कितनी है, मानसिक आयु कितनी होगी? आप ऑप्शन अनुसार भी आप इसको कर सकते हो। MA/CA × 100, तो ऑप्शन अनुसार भी आप ये करोगे तो भी आपको आंसर आ जाएगा। तो इसका बुद्धि लब्धि परीक्षण 75 अंक था, वास्तविक आयु 16 वर्ष थी। तो ये 75 बराबर MA/16 × 100 कर दिया तो 1200/100 कर दिया। 16 × 75 से गुणा करने ये मानसिक आयु, फिर भाग दिया 100 का 1200 में, 12 वर्ष आ गया। तो ये ऑप्शन के अनुसार भी आप कर सकते हो, इस प्रकार भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि के लिए निम्न जो फॉर्मूला है वो किसने दिया है? क्या फॉर्मूला? बुद्धि लब्धि बराबर MA/ कालानुक्रमिक आयु × 100। विलियम स्टर्न का है, टर्मन का है, बीने का, गाल्टन का है। तो मित्रों इसमें 2 आंसर आए थे, ए और बी। विलियम स्टर्न भी है, टर्मन भी है। स्टर्न ने भी दिया था, टर्मन ने भी दिया था। एक ने, टर्मन ने 1900, स्टर्न ने 1912 और टर्मन ने 1916 में, ये 2 दिए थे। इस प्रकार 7 में आंसर आ गया इसमें। देखिए सबसे पहले MA/CA × 100 किसी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि गणना के लिए सूत्र है। ये सूत्र 1912 में जो जर्मन मनोवैज्ञानिक थे विलियम स्टर्न, उनके द्वारा सबसे पहले ये दिया गया। फिर 1916 में टर्मन ने परीक्षण को संशोधित किया और बुद्धि लब्धि की अवधारणा तैयार की। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए और बी दोनों को माना है। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है, सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है? क्या क्वेश्चन है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। मैं कई बार कह चुका हूँ, ये सवाल आ चुके हैं एग्जाम में। वही सवाल, सृजनात्मकता का संबंध किससे है? सृजनात्मकता हमेशा डाइवर्जेंट थिंकिंग से होगी, अपसारित चिंतन से होगी। अपसारित चिंतन है वो प्रतिभाशाली यानी जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनमें होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अपसारित चिंतन होगा।
अब देखो, सृजनात्मकता अपसारी चिंतन, सोच या चिंतन से है। अपसारी चिंतन का तात्पर्य क्या है? समस्या को हल करने के लिए एक से ज़्यादा दृष्टिकोणों का प्रयोग करना, सृजनात्मकता का उपयोग करते हुए मुक्त अंत वाले प्रश्नों के साथ काम करने का एक कार्य और एक प्रक्रिया जिसमें मस्तिष्क उद्दोलन, विषय से हटकर सोचना आदि शामिल है। मस्तिष्क उद्दोलन का संबंध भी अपसारी चिंतन से है। सृजनात्मक, निरंतर और कल्पनाशील लोगों की क्षमता है। तो ये अपसारी चिंतन के तात्पर्य। 22वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? समायोजन को बढ़ावा देती है। सवाल एग्जाम में आ चुका है, रिपीट हुआ है 2022 में भी और पहले 2015 में भी आया था, 2018 में आया था। तो विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति समायोजन को बढ़ावा देती है, यानी फ्री फ्रॉम न्यूरोटिक फियर्स एंड एंजाइटी, चिंता से मुक्ति और भय से आज़ादी, तो समायोजन को बढ़ावा है। तीव्र चिंता करोगे तो समायोजन नहीं होता है। अपराध बोध के बारे में जुनूनी सोच रखोगे तो भी नहीं, और बीमारी का डर भी, तो भी समायोजन नहीं होगा। समायोजन अभिप्राय क्या है? पहले तो समायोजन से अभिप्राय है कि व्यक्ति की ज़रूरतों और उस समाज की ज़रूरतों के बीच समझौता करना। जब कोई व्यक्ति अच्छी तरह से समायोजित होता है तो वह मनोवैज्ञानिक रूप से सहज रहता है और चिंता या अवसाद के लक्षण नहीं दिखाता। समायोजन के लिए स्थितियों को संशोधित करना चाहिए, बिना किसी चिंता के और विक्षिप्त भय से मुक्त रहना चाहिए। इस प्रकार विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति सफल समायोजन को बढ़ावा देगी। नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या है? प्रतिभाशाली से, जो प्रतिभाशाली बालक होता है उसके लक्षण इनमें से कौन से हैं? अभिव्यक्ति में नवीनता होती है, जिज्ञासा, वार्तालाप प्रियता होते हैं, अति सक्रियता होते हैं। ऑप्शन बी है फर्स्ट और सेकंड, यानी अभिव्यक्ति में नवीनता होती है, नोवेलिटी ऑफ एक्सप्रेशन, और जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है। अब आगे वार्तालाप प्रियता, अति सक्रियता ये नहीं है। देखो, प्रतिभाशाली बालक के लक्षण और विशेषताएं, जिज्ञासा की प्रबल भावना, अभिव्यक्ति में नवीनता, रचनात्मक समस्या समाधान और कल्पनाशील अभिव्यक्ति होती है, विशिष्ट रुचियों और विषयों के प्रति उत्साही होती है, परिपक्व हास्य भावना होती है, आत्म जागरूक होते हैं, सामाजिक रूप से जागरूक, वैश्विक मुद्दों के प्रति जागरूक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाएगा? एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाएं तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट होगा या द्वंद्व होगा, फ्रस्ट्रेशन यानी कुंठा होगी, या एंजाइटी होगी, या प्रेशर होगा। तो दो विपरीत इच्छाएं तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट यानी द्वंद्व होगा। अब इसका एक्सप्लेन भी देख लेते हैं साथ में। जब किसी व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाएं होती हैं तो उसे द्वंद्व कहेंगे, कॉन्फ्लिक्ट कहेंगे। कुछ न कर पाने की, देखो अब बाकी जो विकल्प है उनका भी, कुछ न कर पाने की वजह से क्रोध या झुंझलाहट महसूस होना तो वो कुंठा कहलाएगी। कुछ नहीं किया है फिर भी क्रोध और झुंझलाहट हो रही तो वो कुंठा है। चिंता एक सामान्य भावना है जो बढ़ती सतर्कता, भय और शारीरिक संकेतों का कारण बनती है। किसी स्थिति में अच्छा प्रदर्शन करने की अपेक्षाओं से जुड़ा जो मनोवैज्ञानिक तनाव होता है वो दबाव कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट 25वां सवाल है। 25वां सवाल देखो, बेहतरीन सवाल है। रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है। उसके गणित के ग्रेड काफ़ी अधिक है। रवि लेखन कौशल में अच्छा है। रवि में अधिक संभावना किसकी है? डिस्कैलकुलिया यानी गणित से संबंधित उसमें विकृति है। डिस्ग्राफिया लेखन से संबंधित उसमें विकृति है। डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित विकृति है, या डिस्फेजिया बोलने से संबंधित विकृति है। तो अधिक संभावना रवि में किसकी है? देखो, सबसे पहले डिस्कैलकुलिया जो गणित से संबंधित विकृति है, तो इसमें गणित के ग्रेड तो काफ़ी अधिक है, तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि गणित में तो बहुत अच्छा है। डिस्ग्राफिया लेखन से संबंधित विकृति, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि रवि लेखन कौशल में तो अच्छा है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकते। डिसलेक्सिया यानी पढ़ने से संबंधित विकृति, इसमें देखो, हालांकि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है, तो इसकी संभावना ज़्यादा बनती है। ऑप्शन सी ही इसका आएगा। रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है।
तो इनमें देखो रवि में डिसलेक्सिया यानी पढ़ने से संबंधित विकृति की अधिक संभावना है, डिसलेक्सिया है ऑप्शन सी वाला। पढ़ने से संबंधित विकृति है वो डिसलेक्सिया कहलाएगी। बाकी जो डिस्पेजिया है वो बोलने से संबंधित विकृति, लेकिन इसमें उसका कोई लेना देना नहीं है। 26वां क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है, ये कथन किस शिक्षाविद के द्वारा दिया गया है? ये कथन है वो स्किनर का है और बेहतरीन ये कथन भी है सीखने के बारे में। अब सीखना क्या है? सबसे पहले एक प्रक्रिया है जिसमें अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में स्थायी या अस्थायी परिवर्तन दिखाई देता है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य से एक प्रक्रिया है, ये कथन स्किनर का है। अन्य परिभाषाएं देख लो। वुडवर्थ ने क्या कहा था? सीखना विकास की प्रक्रिया है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था? सीखना एवं ज्ञान अभिवृत्तियों का अर्जन है। ज्ञान सीखना ज्ञान अभिवृत्तियों का अर्जन है। गैर सामान्य के अनुसार अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना अधिगम्य सीखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। गैर सौरान्य का कथन इंपॉर्टेंट हो जाता है, सवाल आने की संभावना बढ़ती है। अब 27वां क्वेश्चन है। 27वां सवाल है मित्र पूछ रहा है, कक्षा 2 की छात्रा है सृष्टि, उसको अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा की गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। यह अधिगम का कौन सा प्रकार है? यह अधिगम का पॉजिटिव ट्रांसफर हुआ या सकारात्मक स्थानांतरण हुआ। यानी मूल गणित विषय के सवाल करवाए थे अध्यापिका ने, तो फिर उसने बाजार में वो मूल गणित थी उसको दुकानदार द्वारा जो की गई योग की गलती थी उसको चिन्हित करवाया, तो उसको सकारात्मक रूप से पॉजिटिव लिया। तो ऑप्शन बी सकारात्मक स्थानांतरण उसने काम में लिया था उस ज्ञान का, तो सकारात्मक स्थानांतरण किया। 28वां क्वेश्चन, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं? पुनर्बलन का सिद्धांत है वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। पुनर्बलन का सिद्धांत, पुनर्बलन पर बल देते हैं स्किनर, ये आपने देखा होगा। इसको अमेरिकी मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर ने प्रतिपादित किया था और ये सिद्धांत अधिगम की उस प्रक्रिया को बताता है जिसमें किसी व्यक्ति या पशु का व्यवहार पुरस्कृत करने या अवांछनीय व्यवहार के लिए दंडित करने से सीखा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार पुनर्बलन है वो 2 तरह का है, एक तो धनात्मक और एक ऋणात्मक। 29 क्वेश्चन, निम्न में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। आंतरिक अभिप्रेरणा यानी बाहरी अभिप्रेरणा नहीं, अपने मन से जागी हुई, अपने दिल से जागी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा वो कौन सी है? वंदना परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम कर रही हैं जिससे वे अपने माता पिता से उपहार प्राप्त कर सकें। तो ये तो बाह्य हो गई, माता पिता तो उपहार के लिए कर रही, तो ये बाह्य है, ये तो आंतरिक हो ही नहीं सकती। उर्मिला फटाफट गृह कार्य समाप्त कर रही है क्योंकि गृह कार्य समाप्त करके वह टीवी देख सकेगी, टीवी तो बाह्य हो गया, तो ये भी नहीं है। ईला बहुत सारी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि वह जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करके विद्यालय का नाम जिला स्तर पर रोशन करना चाहती, ये भी बाह्य हो गया। नेक्स्ट है, मेगा अपने प्रयोजनकारी के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। जब इंटरेस्ट आएगा, रुचि आएगी, तो वो आंतरिक होगा, तो ऑप्शन डी ही इसका करेक्ट। 30 और अंतिम क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ, सीडीपी का अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर, बीएस ब्लूम। जिन्होंने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया, ये एक शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सीखने के उद्देश्यों का इन्होंने वर्गीकरण किया था, मूल्यांकन का वर्गीकरण किया था, 3 आयाम बताए थे। इन्होंने ब्लूम टैक्सोनॉमी के तहत सीखने के उद्देश्यों को ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक के रूप में भी वर्गीकृत किया था। थॉर्नडाइक, स्किनर और कोहलर ये अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन है। इसके अलावा मूल्यांकन का जो 3 आयामी शंकु भी दिया था वो भी ब्लूम ने दिया था, बीएस ब्लूम ने। तो ये 30 क्वेश्चन थे मित्रों, 30 क्वेश्चन थे सीडीपी के, जो हमने एक्सप्लेन सहित देखे और बेहतरीन क्वेश्चनों की आने की संभावना, रिपीट होने की संभावना भी बनती है। इस प्रकार अपना खंड सेकंड होगा वो हिंदी से होगा, जो लैंग्वेज फर्स्ट है, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। और सीडीपी का आज क्वेश्चन लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुए होंगे। इस क्लास को आपको ज़रूर एंड तक देखना है मित्रों। ये होने के बाद संपूर्ण पेपर है। देखो मित्रों, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, मैं इस प्रकार व्याख्या करवाऊँ इस पीडीएफ के साथ, या मैं आपको पेपर, जो भी पेपर हैं, ओरिजिनल पेपर हैं, वो उठा करके फिर उसके आंसर, फिर आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा और मैं साथ साथ में आंसर बताता जाऊंगा।
सवाल को समझाते हुए, तो वो ठीक रहता है या ये ठीक रहता है, ज़रूर आप कमेंट करिएगा और मेरे साथ जुड़े रहें संपूर्ण आपके ये पेपर देखने के लिए, व्याख्या सहित पेपर और प्रैक्टिस सेट देखने के लिए, रीट लेवल 1 वाले और रीट लेवल 2 वाले। क्लास कैसी लगी मित्रों ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।